Siddhant Saurabh classes. Welcome to Siddhant Saurabh classes. Post 5 p.m. officer club. In this lecture, we shall be discussing about union budget. Union budget in comprehensive manner. Union budget 2026 to 27 in a very complete analysis. And we will also look some important highlights. Right. तो यूनियन बजट 2026 से 27 इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. कवरेज है फिजिकल पाथ, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे ऑफिशियल. ठीक है, और जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी कर लेंगे. तो सबसे पहले हमको बजट में ये देखना है कि मनी. तो यूनियन बजट इज एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, रुपीज़ तो इनकम, यानी हम इसमें देखेंगे रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी कहाँ से आता है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रुपी 1 रुपया है, ठीक है 1 रुपया, तो इसमें जो इस 1 रुपया में बहुत सारे पैसे 100 पैसे होते हैं ना. तो इस 1 रुपया का जो हिस्सा है, एक बड़ा सा जो 1 रुपया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? वो होता है बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ का. बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़. ठीक है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़, LIABILITIES, लाइबिलिटीज़. बोरोइंग लाइबिलिटीज़ का 24% हिस्सा है उस 1 रुपये में जो हमारे देश मतलब जो अर्न होता है, या 1 रुपया जो आता है, उस 1 रुपये में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो बोरोइंग लाइबिलिटीज से आता है, 24%. देन उसके बाद आता है इनकम टैक्स. उसके बाद किसका आता है? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 21%. इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट्स 21% टू द 1 rupee दैट इज अर्नड बाय इंडियन इकोनॉमी. 21% इनकम टैक्स. सबसे ज़्यादा बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ बी एंड एल, बोरोइंग लाइबिलिटीज़, देन इनकम टैक्स IT, देन एंड इनकम टैक्स 21%, देन कॉरपोरेशन टैक्स 18%. कॉरपोरेशन टैक्स जो कंट्रीब्यूट करता है हमारे 1 रुपये अर्निंग को, जो सरकार के पास आती है 1 रुपया, उसमें 18% कॉरपोरेशन टैक्स से आता है. ठीक है, देन यूनियन, उसके बाद आता है जीएसटी और अदर टैक्स से आता है 15%. ठीक है, तो बोरोइंग लाइबिलिटी से आता है 24%, इनकम टैक्स से 21%, कॉरपोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी से 15%. ठीक है, उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी. सबसे कम जो है, सबसे कम नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट. तो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट ओनली कंट्रीब्यूट्स 2%. इट इज़ द मिनिमम. मैक्सिमम इज़ व्हाट? बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़, जो हम बाहर से बोरो करते, उधार लेते हैं,
तो वहाँ से 24% आता है हमारे देश में उस 1 रुपये का हिस्सा में। और उसके बाद इनकम टैक्स, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, देन जीएसटी, और बीच में बहुत सारा टैक्स है जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू, एनटीआर, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, it contributes 6%, custom it contributes 4%, custom contributes how much, 4%, then non debt capital receipt contributes 2%। तो मैक्स कौन कंट्रीब्यूट करता है? बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज 24%, उसके बाद इनकम टैक्स 21%, देन कॉरपोरेशन टैक्स 18%, जीएसटी 15%, मिनिमम कौन? नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, मतलब ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का जो पूर्व में कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ तो उससे जो इनकम आ रहा है, जो कि डेब्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, जो कोई भी किसी प्रकार का कर्ज नहीं क्रिएट कर रहा है, उससे 2% आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मेट्रो और गवर्नमेंट कोई मेट्रो इस्टेब्लिश की है, रेल मेट्रो, और वो अभी लोन में लोन उसका हर साल कुछ देना पड़ रहा है, लेकिन जैसे वो लोन ख़त्म हो गया तो डैट विल क्रिएट एनडीसीआर। तो अब हम देखेंगे रुपी जाता किधर, रुपी गोज़ टू तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्स। रुपीज़, अब जो 1 रुपये जो गवर्नमेंट के पास आता है तो वो उसमें से बहुत सारा हिस्सा, कुछ हिस्सा स्टेट को बांट देती है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स हो गया 22%। देन फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन होते हैं और अदर ट्रांसफ़र, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र इट इज़ 7%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम को भी उस 1 रुपये में से जाता है। बहुत सारी योजनाएं जो डायरेक्ट सेंट्रल सेक्टर मीन्स केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो उसमें 1 रुपये का 17% उसमें चला जाता है। फिर बहुत सारी सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है, मेजर सब्सिडीज़, उसमें गवर्नमेंट का 6% चला जाता है। और सबसे अहम जो है ये डिफेंस, इसमें 11%, जो 1 रुपया जो गवर्नमेंट कमाती है उसमें से 11% डिफेंस में चला जाता है। देन इंटरेस्ट भी पे करती है गवर्नमेंट ने। बहुत सारा लोन पहले भी लिया है, वेलफेयर के लिए लोन लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट जो पे होता है तो उस 1 रुपये में से 20% हम इंटरेस्ट पेमेंट में दे देते हैं। फिर कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में उस 1 रुपये में से हम 8% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि जो 1 रुपये जो आया, और वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आया था हमारे पास बोरोइंग लायबिलिटीज़ से। यही बोरोइंग लायबिलिटीज़ हमें इंटरेस्ट पेमेंट में कन्वर्ट हो जाता है 20%। तो और फिर इनकम टैक्स 21% आया। तो अब रुपये जाता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जो हम भेजते हैं वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्स में, मतलब जो स्टेट है, ठीक है, जो स्टेट है, बहुत सारा स्टेट है, तो उनको जो डिवाइड करते हैं तो उस स्टेट्स को जो हम देते हैं तो उसमें 22%
1 रुपये का हिस्सा चला जाता है। तो मैक्सिमम गोज टू स्टेट शेयर ऑफ टैक्स मनीज। तो मनी सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्स। %22। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट 20%। तो ये हो गया 1। और उसके बाद हो गया इंटरेस्ट पेमेंट 2। फिर हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम 3। और सबसे कम कहाँ जाता है? सब्सिडीज़ में। इट इज़ 6%। नो, वन मोर, सिविल पेंशन। जो सिविल पेंशन है, यानी जो पेंशन में भी रुपए जाते हैं, वो है 2%। ठीक है। और सब्सिडीज़ में उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पेंशन मिलता है लोगों को 2% उसमें जाता है। मैक्सिमम जो हम वो जो खर्च कर देते हैं उसे 1 रुपये में से, दैट इज़ state share of state share of taxes, that is 22%. Then central sector scheme 17%. Then interest payment 20%. Interest payments 20%. Central sector scheme 17%. Defense it is 11%. Right. In part A of budget, जो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें बताया गया है, इट इज़ said about over the last 12 years, India has maintained stability, fiscal discipline and moderate inflation. This was the statement that was made to establish that the Indian economy has been overall stable. सो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बात कही गई है बजट में, ओवर द लास्ट 12 years इंडिया हैज़ मेंटेन्ड 12 years इंडिया हैज़ मेंटेन्ड स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो स्टेबिलिटी भी रही है, लास्ट 12 years में इंडिया ने स्टेबिलिटी मेंटेन किया है। और स्टेबिलिटी क्यों रही है? बिकॉज देयर हैज़ बिन फिस्कल डिसिप्लिन। एंड फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को इस पर मार्केट रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई भी नहीं है। एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि हम अगर लोन लेंगे तो अराउंड 4 to 6% हमें ये रखना है। अराउंड मतलब राजस्व घाटा, मतलब उतना ही घाटा, इससे ज़्यादा घाटा नहीं होना चाहिए। घाटा कब होता है? जब हम बाहर से पैसे मंगाते हैं, हमारे पास जितना है लेकिन हमें और भी खर्च चाहिए, तो हम 4% से 6% तक का नुकसान को देखेंगे। तो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया और मॉडरेट इन्फ्लेशन। विकसित भारत, दिस इज ऑल्सो ए टर्म दैट इज गिवन। विकसित भारत, द गवर्नमेंट रिमेन फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम वाज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज कि अगर इन्फ्लेशन या महंगाई है, अगर महंगाई है तो कोई भी वस्तु, जैसे एक बॉक्स है, ये महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इज़ हाई बट लो प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल नहीं है तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन जो स्ट्रक्चरल बोटलनेक जो होता है वो है रोड, मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल सब कुछ है, लेबर भी है, लैंड भी है और पूंजीवाद लोग भी, कैपिटल भी है, लोगों के पास कैपिटल है। बट व्हाट इज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मीन्स देयर इज़ नो रोड, देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, bureaucratic hurdles and etc etc and many things। तो स्ट्रक्चरल बोटलनेस ये मेनली पॉलिसीज़ की वजह से होती है।
तो इसलिए इस बार जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट रहा है वो है विकसित भारत, जो बजट के थ्रू उन्होंने हाईलाइट किया है, विकसित भारत टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें गवर्नमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट रिमेन फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट to reach a developed nation status, to reach a developed nation status। तो बजट के इंट्रोडक्शन में कहा जाता है हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का 3 ड्यूटी है, यानी उसको ड्यूटीज़ को कहा गया है कर्तव्य या फिर कर्तव्यास ऐसा लिखा गया है। तो 3 पार्ट है। फर्स्ट इज एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। फुलफिल सिटीजन एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी। फुलफिल सिटीजन एस्पिरेशन means building capacity building of citizen, capacity building of citizens। then सबका साथ सबका विकास means inclusive society, bringing inclusive society, egalitarian society। हमें सोसाइटी को इंक्लूसिव करना है, egalitarian करना है, ये सब इसका मतलब हुआ। यूनिवर्सल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एमेनिटीज। ठीक है, और ग्रोथ रेट के बारे में बात करी गई। ग्रोथ रेट तो जो भी गवर्नमेंट के मेजर्स रहे हैं, दैट हैज़ डिलीवर्ड ए ग्रोथ रेट ऑफ 7%। तो ये जो 3 कर्तव्य है, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है या फिर गवर्नमेंट का संकल्प है या ओथ है। तो फोकस ऑन पुअर अंडर प्रिविलेज्ड, to focus on poor, underprivileged and disadvantaged। तो फर्स्ट कर्तव्य क्या है जो हमने बात किया, डेट इज एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है और सस्टेन भी करके रखना है, एक्सेलरेट एंड सस्टेन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी खूब प्रोडक्शन करो। और प्रोडक्टिविटी मीन्स ये कॉम्पिटिटिवनेस, इसके लिए कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो कंपटीशन को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और अभी जो हाल फिलहाल में देखा गया है वर्ल्ड में जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रही है, वोलाटाइल माहौल रहा है। क्यों? रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से, फिर यूएसए का ईरान पे सैंक्शन लगाना, टू कीप सैंक्शन ऑन ईरान।
तो तो एंड चाइना, यूएसए, तो दिस ऑल थिंग affected supply chain, and also it also led to trade war. In these circumstances, it is very important to build resilience. Means whatever raw material that we are taking from importing from China, or we are importing from USA, or we are importing from Ukraine, for example, rare earth elements or petroleum or uranium, so we need to build alternatives. और इसीलिए अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दैट वाज कीन ऑन मेकिंग डील्स विथ ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज, तो बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलाटाइल ग्लोबल डायनामिक्स. सेकेंड कर्तव्य क्या है? दूसरा कर्तव्य फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग. एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, इसमें है कैपेसिटी को बिल्ड करना. एंड थर्ड कर्तव्य वाज सबका साथ सबका विकास. तो सबका साथ कैसे होगा? तो मैंने जैसे कहा, इंक्लूसिव सोसाइटी को बिल्ड करना है. रिसोर्स सबको मिले, एसेस टू रिसोर्स, एवरीवन शुड हैव एसेस टू रिसोर्स. रिसोर्स, एमिनिटीज, अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट एट द रिफॉर्म्स. तो क्या क्या रिफॉर्म्स जो लाया गया है इस बजट में? रिफॉर्म्स, फर्स्ट पॉइंट इज पोस्ट 2025 रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे. तो गवर्नमेंट ऐसा क्लेम कर रही है, ओवर 350 रिफॉर्म्स हैव बीन रोल्ड आउट सिंस अगस्त 2025. अगस्त 2025 के बाद 350 रिफॉर्म्स लाई गई है. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, जीएसटी को सिंप्लीफाई किया गया. लेबर कोड भी नोटिफाई किया गया है, लेबर कोड नोटिफिकेशन एट्सेट्रा. 6 स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में भी ऐसा कुछ किया गया है, रिफॉर्म्स लाई गई है. स्ट्रेटेजिक एरियाज़, 6 स्ट्रेटेजिक एरियाज़ है. द गवर्नमेंट इज़ टारगेटिंग मैन्युफैक्चरिंग. तो 6 स्ट्रेटेजिक एरिया क्या है? गवर्नमेंट टारगेट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को. लीगेसी क्लस्टर, मतलब हबोनॉमिक्स होता है एक. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग एट वन प्लेस दैट इज ORN और मुखर्जी नगर. It is a hub. If you are studying there means more competition, more people are there who are doing same thing. या फिर जैसे गवर्नमेंट जो बना रही है डिफेंस के लिए डिफेंस कॉरिडोर, तो वहाँ पे एक ही टाइप के इंडस्ट्री रहेंगे. तो जहाँ हब, जैसे बेंगलोर का IT में ले लो आप, तो IT बेंगलोर का इसलिए डेवलप बिकॉज देयर इज ए हब ऑफ IT, ऑल द IT इंडस्ट्री. सॉल्ट लेक इन वेस्ट बंगाल. तो वही लीगेसी क्लस्टर है, तो इसको डेवलप करना है. देन
MSME ये स्ट्रेटेजिक एरिया है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एनर्जी, सिक्योरिटी, सिटी इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में स्केल अप करना है, गवर्नमेंट नीड टू स्केल अप। मीन्स कोई भी MSME या कुछ भी है, अगर वो 1000 से ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रही, वो एक फंसी हुई है इसी में। प्रॉफिट हो रहा है बट वो लिमिटेशन है, कुछ बड़ा नहीं बन पा रहा है। जैसे कोई रिलायंस इंडस्ट्री हो जाए, टाटा हो जाए, कुछ इस टाइप का स्केल अप नहीं हो पा रहा है। तो स्केल अप करना है इन 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, बहुत सारा 7 अलग अलग स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो कंपटीशन को बूस्ट करने के लिए जो हब अगर बनता है, कोई लीगेसी क्लस्टर बनता है, तो वहाँ पे कंपटीशन आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर MSME को बूस्ट करना है, MSME को स्ट्रेंथन करना है, उसको जल्दी से फंड मिल जाए आराम से। ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होने से मनी फ्लो होगा इकोनॉमी में, डिमांड क्रिएट होगा, अगेन मोर प्रोडक्शन विल बी देयर। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। और सिटी इकोनॉमिक रीजन, सिटी तो डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन, CER, डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन। अब इसको क्यों डेवलप करना है, इससे क्या होगा, इससे अर्बन डेवलपमेंट होगा और रीजनल ग्रोथ होगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्केलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। तो स्केलिंग कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारा स्कीम आया। जैसे फर्स्ट स्कीम है बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति में 10,000 करोड़ outlay 5 साल के लिए, ओवर 5 years, 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च गवर्नमेंट ने किए हैं फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। 1,000 प्लस क्लिनिकल ट्रायल साइट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है और इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। देन सेकेंड इज सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन में क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0। इट विल फोकस ऑन equipment, materials and IP design. Then electronics component manufacturing scheme is there. Electronics component manufacturing scheme. Electronics component manufacturing scheme, it is increased to 40,000 crore. Then fourth scheme is rare earth corridor. In rare earth corridor, mining and processing hubs will be established in Odisha, Kerala, Andhra, Tamil. Okay, rare earth corridor, this is the fourth scheme. Third one is electronic component manufacturing scheme, and 40,000 crore has been outlaid for this, and it has been increased to 40,000 crore, पहले कुछ और था. Then semiconductor mission,
It will focus on equipment material, Indian IP, Indian intellectual property, इंडियन आईपी डिज़ाइन। देन बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़ 5 साल के लिए बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर पे खर्चे जाएंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर में माइनिंग और प्रोसेसिंग हब्स बनाया जाएगा जो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में होगा। देन फिफ्थ पॉइंट इज केमिकल पार्क्स, 3 डेडिकेटेड पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे वाया चैलेंज रूट क्लस्टर मॉडल। चैलेंज रूट क्लस्टर मॉडल के तहत 3 डेडिकेटेड पार्क्स, केमिकल पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, 3 पार्क्स। कैसे? चैलेंज रूट क्लस्टर मॉडल। छठा पॉइंट है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में हाईटेक टूल रूम्स होगा, हाईटेक टूल रूम्स, डिजिटली ऑटोमेटेड ब्यूरो फॉर हाई प्रिसीजन कंपोनेंट। देन CIE स्कीम है, सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लाइक टनल, बोरिंग मशीन्स एंड लिफ्ट। तो इक्विपमेंट जो है कंस्ट्रक्शन में काम आता है, जैसे टनल, बोरिंग मशीन। CIE कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, CIE इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। CIE scheme, what is this? Construction and infrastructure equipment like tunnel, boring machines and lifts। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी है इसमें। एक और है जो कैपिटल गुड्स के अंदर ही आता है, हाईटेक टूल रूम है। हाईटेक टूल रूम्स में डिजिटली ऑटोमेटेड ब्यूरोज फॉर हाई प्रिसीजन कंपोनेंट। CIE स्कीम सपोर्ट फॉर हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट का इसमें निर्माण होगा। हाई प्रिसीजन PRECISION प्रिसीजन इक्विपमेंट, इसका निर्माण हो जाएगा, जैसे सेमीकंडक्टर ही मान लो। देन CIE स्कीम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, जैसे टनल, बोरिंग, जैसे कोई टनल बनाते हैं, बोरिंग मशीन, ये सब लिफ्ट जैसे लगता है, तो ये सब का भी प्रोडक्शन के लिए कुछ होगा। ओके। देन कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ओवर 5 years टू बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम, बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम। देन कम्स टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर, नेशनल फाइबर स्कीम फोकस ऑन नेचुरल रबर फाइबर्स, सिल्क, वूल, जूट, सिल्क, वूल, जूट आदि इत्यादि। टैक्स इको इनिशिएटिव, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अपैरल। टैक्स इको initiative is there. Then Samarth 2.0, it will modernize the textile skilling, ये सब टेक्सटाइल में ही आ रहा है। Samarth 2.0 it is about modernizing the textile या फिर स्किलिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना, स्किलिंग इकोसिस्टम। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, mega textile parks, again it will be established in challenge mode। उसके बाद खादी एंड स्पोर्ट्स में भी खर्चे जाएंगे पैसे। कैसे?
there will be launch of Mahatma Gandhi Gram Swaraj under Khadi and Sport. Launch of Mahatma Gandhi Gram Swaraj to link Khadi to global markets. To link Khadi to global markets. And a dedicated initiative for high quality sport goods and manufacturing. तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज का लॉन्च होगा जिसमें कि खादी से संबंधित वस्तुओं को ग्लोबल मार्केट से लिंक किया जाएगा और डेडिकेटेड इनिशिएटिव होगा ये, जहाँ पे हाई क्वालिटी स्पोर्ट गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक पिलर है। इसमें लॉजिस्टिक्स और एनर्जी ये दोनों खपत होगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस इज इंक्रीज टू 12.2 लाख करोड़ 12.2 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27। और रिस्क भी तो है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है यानी कैपिटल जो खर्च करती है गवर्नमेंट, और इस बार जो है प्लान जो 12,20,000 12.2 लाख करोड़ जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो इसमें रिस्क गारंटी के लिए, इसमें रिस्क को कवर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड को क्रिएट किया गया, जिससे इट विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटीज टू लेंडर, क्रेडिट गारंटीज टू लेंडर। तो जो भी लोन लेगा या जो लेंड करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, विच इज़ मेंशन्ड इन आवर बजट और जिस पे बहुत अच्छा फोकस दिया गया है, तो फ्रेट कॉरिडोर FREIGST फ्रेट कॉरिडोर। तो न्यू कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा फ्रॉम डांकुनी कहाँ है? कोलकाता के पास, ईस्ट टू सूरत वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट एक फ्रेट कॉरिडोर बनाई जाएगी, जहाँ पे उस कॉरिडोर में सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगा। ठीक है, दूसरा है वाटरवेज। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज विल बी क्रिएटेड। नेशनल वाटरवे 5 इट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड फर्स्ट। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा में, तो नेशनल वाटरवे 1 कहाँ है? प्लीज कमेंट। शिप रिपेयर हब्स इन वाराणसी एंड पटना। शिप, तो एक ही चीज़ जो यहाँ पे मेरे स्टेट को मिला है वह शिप रिपेयर हब्स वाराणसी में होगा और पटना। और ऐसा क्यों? इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल वाटरवे 1। शिप रिपेयर हब्स विल बी established in वाराणसी एंड पटना और इट कैन बी लिंक टू नेशनल वाटरवे 1।
कोस्टल कार्गो, कोस्टल कार्गो, कोस्टल कार्गो ए प्रमोशन स्कीम टू इंक्रीज इनलैंड वाटरवे, इनलैंड ट्रेड, इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करना है, तो इसलिए इस्टेब्लिश किया जाएगा कोस्टल कार्गो। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनलैंड वाटरवे का शेयर 12% तक चला जाए बाय 2047, शेयर चला जाए 12% तक बाय 2047। इसलिए कोस्टल कार्गो भी हमारे बजट में रही है। कोस्टल कार्गो का मतलब अभी जो कार्गो होती है शिप के पास होती है, तो कोस्टल कार्गो को प्रमोशन स्कीम है ताकि इनलैंड वाटरवे को बढ़ावा दी जाए। फिर एविएशन की तरफ अगर हम आते हैं तो एविएशन में जो इंडिजीनियस सी प्लेन है उसको मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना है और बस सी प्लेस जो इंडिजनाइज करना है सी प्लेन को। देन एनर्जी पे अगर हम आते हैं तो एनर्जी 20,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। एनर्जी में गवर्नमेंट जो फोकस किया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, CCUS, ये 14 फरवरी की वजह से हो रहा है, CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS। तो कार्बन को कैप्चर करना, उसको यूटिलाइज करना, स्टोर करना है, ठीक है। कार्बन को कैप्चर करना या तो पेड़ लगा के कैप्चर कर सकते हो या इसका बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी है। तो इसके लिए 20,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स टाइम भी है फॉर कार्बन कैप्चर। कहाँ पे? फॉर कार्बन कैप्चर इन पावर स्टील सीमेंट, इन पावर स्टील सीमेंट। उसके बाद जो हमने बात की थी सिटी इकोनॉमिक रीजन, सिटी इकोनॉमिक रीजन, तो देयर विल बी मैपिंग। मैपिंग मीन्स कौन सा एरिया को सिटी में तब्दील किया जाए, डेवलप किया जाए। डेवलप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ विथ 5,000 करोड़ पर CER, 5,000 करोड़ पर city economic region. Why city will become economic region? Because in city there will be hospital, there will be other manufacturing sector, in good transport, रोड्स अच्छे रहेंगे, स्कूल्स रहेंगे और एक प्रॉपर प्लॉट कटिंग करके लोगों को रहने का जगह होगा, रेसिडेंशियल एरियाज, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, ठीक है। हाई स्पीड रेल, 7 कॉरिडोर्स प्लान किया गया है, मुंबई पुणे दिल्ली हाई स्पीड रेल्स। 7 कॉरिडोर्स हैज़ बीन प्लान्ड, मुंबई पुणे दिल्ली टू वाराणसी बनारस और हैदराबाद टू बेंगलुरु, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है जो हम फाइनेंशियल सेक्टर और ई बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। डैट इज़ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू रिव्यू द सेक्टर। देन NBFC के बारे में बात करेंगे जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये एक NBFC है। REC इसका निर्माण, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। देन बॉन्ड मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे। देन एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है होता है वो होता है ट्रेंड्स। जो क्वेश्चन आता है वो ट्रेंड से आता है। और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे फिशरीज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर, हाई वैल्यू क्रॉप्स
सपोर्ट फॉर कोकोनट, सैंडलवुड, नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, नॉर्थ ईस्ट अगार ट्रीज़, ये सब जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जैसे कोकोनट हो गया, वॉलनट्स हो गया, तो इनको सपोर्ट करने का गवर्नमेंट का विज़न है। इस बार इस बजट में विज़न दिखता है। जैसे कैशियो कोकोआ, कैशियो केरला में उगाई जाती है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, तो इसको ग्लोबल ब्रांड स्टेटस मिले। और साउथ में भारत विस्तार एक एआई टूल है फार्म एडवाइजरी के लिए। देन वुमेन एम्पावरमेंट, इट विल सेट अप CMARTs, SHEMARTS, सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट फॉर रूरल वुमेन, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट फाइनेंस कमीशन एक्सेप्टेंस ऑफ 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके टैक्स के बारे में हमने एक छोटा सा जो वीडियो बजट पे बनाया उस पर हमने बताया है आपको। देन ट्रेंड्स की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे फिजिकल डेफिसिट पहले कितना था, पहले 4.4 था, अभी टारगेट को रिड्यूस किया गया 4.3, ठीक है। तो अभी रिड्यूस हुआ है, पहले कभी ज़्यादा था, कम था, ठीक है। तो इस पर जैसे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 50 ±1%, ये एम्बिशन है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 50% तक आ जाएगा 2030 तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।